हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में प्रतीक सोनी क्लासेस। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको मैथ का दूसरा चैप्टर जो बहुपद है उसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है ना, ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से प्रतिवर्ष 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इसलिए इस चैप्टर को एकदम अच्छे से क्लियर करना है ताकि आपके जो 4 से 5 मार्क्स हैं वो अच्छे से सिक्योर हो जाए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। अब देखिएगा, जो चैप्टर का नाम है हमारा बहुपद, जो कि दूसरा चैप्टर है। अब इस चैप्टर में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दूं, उसके बाद फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि जो हमारा बहुपद होता है, ठीक है, जो हमारा बहुपद होता है, वैसे तो इसके कई प्रकार होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद, लेकिन यहाँ पर हम मुख्यतः 2 बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और यही आपके सिलेबस में अधिकतर दिख रहा है। इसमें बहुपद में एक कौन सा है, एक है रैखिक बहुपद, एक है रैखिक बहुपद और दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो जो हमने बहुपद पढ़ा इसमें एक हमारा प्रकार है रैखिक बहुपद, एक है द्विघात बहुपद। इसके और कई सारे प्रकार होते हैं जैसे त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद, परंतु यहाँ पर हम 2 मुख्यतः की बात करेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में भरा पड़ा है इस तरीके से। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये दोनों बता रहा हूँ। अब आखिरकार ये रैखिक बहुपद होता क्या है, ये रैखिक बहुपद है क्या आखिरकार? तो देखिएगा, जो रैखिक बहुपद होता है इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा रैखिक बहुपद होता है इसकी पहचान क्या है, जिस बहुपद की जो घात होती है वो 1 होती है, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा रैखिक बहुपद में आता है। ठीक है, जिस बहुपद की घात 1 हो तो वो हमारा किस में आता है, रैखिक बहुपद में आता है, और जिस बहुपद की घात 2 हो वो हमारा द्विघात बहुपद में आता है। ठीक है, जिस बहुपद की घात 2 हो, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, द्विघात बहुपद में आता है। अब ये घातें क्या होती हैं, तो देखिएगा, बहुपद में जो सबसे अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है, अधिकतम घात होती है वही हमारी बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, और जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। ऐसे ही जिस बहुपद की घात 3 होगी उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे, जिस बहुपद की घात 4 होगी उसे चतुर्घात बहुपद कहेंगे। इसी तरीके से काफी सारे यहाँ पर प्रकार हैं, परंतु यहाँ पर हम खाली दो प्रकार की चर्चा करेंगे क्योंकि ये हमारा आपके सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट इतना ही है। तो इसलिए मैं आपको रैखिक बहुपद पढ़ा रहा हूँ और द्विघात बहुपद पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको रैखिक बहुपद पढ़ा रहा हूँ और द्विघात बहुपद पढ़ा रहा हूँ। अब ये हमारा जो रैखिक बहुपद है इसमें क्या है, जो हमारा रैखिक बहुपद है इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि इस रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है, इस रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है वो कैसा होता है, वो होता है सरल रेखा। कैसा होता है, सरल रेखा। और जो द्विघात बहुपद होता है उसका आलेख कैसा होता है, उसका आलेख होता है परवलयाकार। उसका आलेख कैसा होता है, परवलयाकार होता है। तो जो हमारा द्विघात बहुपद होता है उसका आलेख जो होता है, उसका जो आलेख होता है वो क्या होता है, परवलयाकार। ठीक है, तो जो हमारा रैखिक बहुपद होता है जिस बहुपद की घात 1 होती है वही हमारा रैखिक बहुपद होता है, और जिस बहुपद की घात 2 होती है वो हमारा द्विघात बहुपद होता है। ठीक है, और जो रैखिक बहुपद होता है इसका आलेख सरल रेखा होता है और द्विघात बहुपद का आलेख परवलयाकार होता है। तो आशा करता हूँ आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो जो हमारा रैखिक बहुपद होता है उसका आलेख कैसा होता है, सरल रेखा होता है, और द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, परवलयाकार होता है। तो आशा करता हूँ आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। जैसे इसका आलेख का मैं एक आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये हमारा है वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और यहाँ से कोई एक ऐसे सरल रेखा गई है तो ये हमारा हो जाएगा रैखिक बहुपद का आलेख।
जो कोई सरल रेखा जाती है वही हमारी रैखिक बहुपद का आलेख होता है। और द्विघात बहुपद का आलेख होता है परवलयाकार। परवलयाकार मतलब ये मैंने एक्स एक्सिस खींचा और ये मैंने वाई एक्सिस खींचा और यहां से कुछ ऐसे कर्व शेप में कुछ ऐसे जाता है, तो यही होता है हमारा परवलयाकार। चाहे ये ऐसे भी हो सकता है, चाहे ये इधर से भी हो सकता है, चाहे ये ऊपर से भी हो सकता है, चाहे ये नीचे से कहीं से भी हो सकता है, खाली ऐसे परवलयाकार शेप में होना चाहिए। तो ये हमारा होता है आलेख का डायग्राम कुछ इस तरीके से। तो ये आप लोग अच्छे से नोट कर सकते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है। जिसकी घात 1 होती है वो हमारा रैखिक बहुपद होता है और जिसकी घात 2 होती है वो हमारा द्विघात बहुपद होता है। यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकता है कि द्विघात बहुपद का आलेख होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें आप किस पर लगाएंगे? परवलयाकार पर। ठीक है, द्विघात बहुपद की घात होती है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप 2 पर लगाएंगे। इसी तरीके से यहाँ से 2-3 तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। इसलिए आप लोग इन दोनों बॉक्स में जो मैंने बताया है इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और साथ में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अपने आगे वाले टॉपिक की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अब अपने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की तरफ। अभी मैंने आपको बहुपद के 2 प्रकार बताकर उसमें जो जो चीजें थी सब बता दिया है और अब हम इस चैप्टर के सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इस सूत्र में, अब इस चैप्टर में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट सूत्र हैं मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको आगे सवाल लगाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिएगा इसका सूत्र नंबर पहला सूत्र क्या है। इस सूत्र को पढ़ने से पहले इसमें कुछ चीजें बता देता हूं मैं आपको कि अगर कोई एक बहुपद है, कोई हमारा एक बहुपद है ax² प्लस bx+c। ठीक है, बहुपद के पीछे 0 नहीं लगता, जो पीछे 0 लगता है समीकरण के पीछे लगता है। तो देखिएगा हमने कोई भी बहुपद लिया और इसका मान लिया कि इसका जो मूल है वो क्या है, अल्फा और बीटा है। हमने मान लिया कि इस बहुपद का जो शून्यक है यानी कि मूल वो क्या है, अल्फा और बीटा है। मूल को हम एक नाम से और जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं शून्यक। ठीक है, तो जो हमारा बहुपद है उसका मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। तो इस कंडीशन में मूलों का योगफल और गुणनफल क्या होगा। तो देखिएगा जो हमारा मूलों का योगफल होता है, मूलों का योगफल, जो हमारा मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, मूलों का जो योगफल होता है वो क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। मतलब कोई अगर बहुपद है ax² प्लस bx+c और उसके शून्यक यानी कि मूल जो है वो अल्फा और बीटा है, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, जिसे हम लोग लिख सकते हैं -b/a, क्योंकि x का गुणांक क्या है, x का गुणांक b है तो b लिख दिया और माइनस तो लगा ही था, और x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक a है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a। तो इस तरीके से हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा मूलों का योगफल। अब हम मूलों का गुणनफल निकालेंगे। मूलों का गुणनफल, अब जो मूलों का गुणनफल होता है वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, मूलों का गुणनफल होता है अचर पद, क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक। और जो अचर पद है यहाँ पर क्या है, अचर पद c है, तो यहाँ पर अचर पद की जगह c लिख दिया, और x² का गुणांक क्या है, a है, तो यहाँ पर लिख देंगे a। तो इस तरीके से मूलों का जो योगफल होगा वो -b/a होगा और मूलों का गुणनफल c/a होगा। ये तब होगा जब कोई बहुपद ax² प्लस bx+c हमें दे रखा है और उनके मूल अल्फा और बीटा दे रखे हैं, तो इस कंडीशन में मूलों का योगफल और गुणनफल का ये सूत्र हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये दोनों सूत्र समझ में आया होगा। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि अभी इससे आगे हमें सवाल मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा एक द्विघात बहुपद था। एक बात और जानिएगा, ये हमारा क्या था, द्विघात बहुपद था। और अब हम लोग एक त्रिघात बहुपद लेंगे, एक त्रिघात बहुपद लेंगे।
त्रिघात बहुपद लेंगे, वो त्रिघात बहुपद हम लोग क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हमने मान लिया है कोई त्रिघात बहुपद है, हमने मान लिया कि ये क्या है, कोई त्रिघात बहुपद है। और उसके जो इसके जो शून्यक है, इसके जो शून्यक है, शून्यक मतलब होता है मूल, वो क्या है, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई द्विघात बहुपद था और इसके मूल अल्फा बीटा था, तो इसका मूलों का योगफल और गुणनफल निकालने पर ये आया। ठीक है, और यहाँ पर एक त्रिघात बहुपद है और इसके मूल क्या है, अल्फा बीटा गामा है, तो इसके मूलों का योगफल और गुणनफल क्या होगा। तो देखिएगा, इसका जो मूलों का योगफल और गुणनफल होता है, इसके मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, बराबर होता है माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए होता है। माइनस बी मतलब क्या हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे ए क्या है, ए है एक्स क्यूब का गुणांक ना, मतलब हम ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए की जगह पर लिख सकते हैं एक्स क्यूब का गुणांक। तो इस तरीके से मूलों का योगफल यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर दूसरा सूत्र देखिएगा, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल यहां पर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा सी बटे ए, क्या हो जाएगा, सी बटे ए। सी बटे ए का मतलब क्या हुआ, सी बटे ए का मतलब हुआ एक्स का गुणा सॉरी सी का मतलब हुआ एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे ए मतलब क्या हुआ, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। तो ये हो गया हमारा मूलों का गुणनफल, क्या हो गया, एक्स का गुणांक बटे एक्स, यहां पर क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ये हो जाएगा हमारा इसका भी सूत्र। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वाले फॉर्मूले की तरफ। अभी इसी में एक और फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को क्या नाम दिया गया है, यहाँ पर जगह नहीं हो, फिर थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूं, आप लोग थोड़ा सा मैनेजमेंट करके उतार लीजिएगा, यहाँ पर लिख देता हूं। सूत्र क्या है, एक अगला वाला सूत्र है, एक बार में दो मूलों के गुणनफलों का योगफल। ठीक है, एक बार में दो मूलों के गुणनफलों का योगफल, मतलब मैं ब्रैकेट में लिखे दे रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा इसको बिगाड़ देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या हो जाता है, माइनस डी बाई ए हो जाता है, क्या हो जाता है, माइनस डी बाई ए, सॉरी क्या हो जाता है, माइनस डी बाई ए। ये हो जाता है हमारा क्या, एक बार में दो मूलों के गुणनफलों का योगफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या हो जाता है, माइनस डी बाई ए। माइनस डी हमारा क्या है, माइनस डी, हम इसको एक चीज और लिख सकते हैं, इसी को हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस डी हमारा क्या है, अचर पद है, मतलब माइनस अचर पद बटे ए क्या है, ए हमारा जो है वो एक्स क्यूब का गुणांक है, तो हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब का गुणांक।
तो आशा करता हूँ कि आपको इतना फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अपने आगे वाले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने आगे वाले सूत्र की चर्चा। अब देखिएगा, ये जो सूत्र है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो मैंने आपको पहले वाला सब बताया है उससे आपका बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, उससे आपका बहुत सारा सवाल हो जाएगा। और साथ में ये भी सूत्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो मैंने भी कराया था इससे पहले वाला, वो भी सारे सूत्र को तैयार करना है, और साथ में इन सभी सूत्रों को भी तैयार करना है। ये दोनों सूत्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए मैं आपको एक एक रिवाइज करा देता हूँ। देखिएगा, जो मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, मैंने आपको अभी बताया है। उसके बाद हमारा आता है मूलों का गुणनफल होता है माइनस सी बाई ए, मतलब क्या होता है अचर पद, सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा। मूलों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, अचर पद बटे एक्स, एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसके बाद अगर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, क्लियर है। और ए माइनस बी यानी कि अल्फा माइनस बीटा का जब होल स्क्वायर कराएंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इस तरीके से हमारा ये भी वाला सूत्र क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद जब यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा निकालेंगे तो अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होता है, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये तभी होगा जब अल्फा का मान बीटा से बड़ा होगा या बीटा के बराबर होगा। अल्फा का मान बीटा से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अल्फा का मान सदैव बीटा के बराबर हो या उससे बड़ा हो, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। ये सूत्र यही कह रहा है। और फिर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब बराबर होता है अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। ओके, क्लियर है। उसके बाद जब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा की जगह पर मैंने ये लिख दिया है, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा के बराबर ये होता है, तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है। इसमें भी वही कंडीशन है, अल्फा का मान बीटा से बड़ा होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए, लेकिन उससे छोटा नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको ये सभी सूत्र समझ में आ गए होंगे। इससे पहले मैंने आपको जितने सूत्र कराए थे और अब जो करा रहा हूँ, टोटल आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि इन सभी सूत्रों से आपका आगे भी जब मैं सवाल करवाऊंगा तभी आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। इसलिए सबसे पहले आप लोग इन सभी, इस जो चैप्टर है इसके सभी सूत्रों को अच्छे से याद कीजिए, और उसके बाद जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, सभी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करिएगा। और उसके बाद जितने मैंने आपको सूत्र लिखाए हैं उसको अच्छे से आप लोग को याद करना है। इन सभी सूत्रों को आपको अच्छे से जब याद रहेगा तो आगे आपको सवाल लगाने में दिक्कत नहीं होगी। और मेन काम हमारा क्या है, सवाल लगाना, और सवाल तभी लगेगा जब उस चैप्टर के सूत्र क्लियर होंगे। इसलिए सबसे पहले आपको मैंने जितने भी सूत्र कराए हैं उन सभी सूत्रों को अच्छे से याद कीजिए। तो आशा करता हूं आपको मेरे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए होंगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फिर चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।